ओके भाई, तो आज से हम लोग क्लास 12th में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम लोग सोल्यूशन के बारे में इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे। ये जो टर्म है ये पहली बार आपने सुना होगा और बड़ा ही फैंसी सा टर्म लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा ही सिंपल सा अंडरस्टैंड करने के लिए, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन को समझना जरूरी है। तो हमें एक ऐसी गलतफहमी है कि हम लोग सोल्यूशन बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता है। वो सारी गलतफहमी आपकी आज ही के लेक्चर में निकल जाएगी। तो आपको सोल्यूशन टॉपिक के बारे में बहुत फंडामेंटल और बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने हैं, क्योंकि जब आप इन्हें समझोगे तभी आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के आइडिया को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो भाई अब और कोई टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट अपना डिस्कशन आज सोल्यूशन टॉपिक के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको ये बात तो समझ में आ गई, इस चैप्टर को अगर हमें समझना है तो पहले सोल्यूशन को समझना है। तो अपना फोकस सोल्यूशन के ऊपर ही रखते हैं कि सोल्यूशन होता क्या है। तो हमें सोल्यूशन की डेफिनेशन तो जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं तो हमें याद है, ठीक है, और काफी हद तक आपको जो डेफिनेशन याद होगी या जो भी आपको पता है वो सही पता होगा, बस इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम हो सकती है। तो उसी इंफॉर्मेशन को हमें और ज्यादा यूटिलाइज करना है, ज्यादा समझना है इन डेप्थ। ठीक है, हमें ये समझना है कि जैसे एयर है तो एयर को क्या हम सोल्यूशन बोल सकते हैं या नहीं। ठीक है, हमारे रूम में जो एयर है क्या वो उस एयर को हम लोग कॉमनली सोल्यूशन बोल सकते हैं या नहीं। ठीक है, या फिर जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, तो क्या उस कोल्ड ड्रिंक को हम सोल्यूशन बोल सकते हैं या नहीं। तो ऐसी सारी चीजों को ये हमें समझना है शुरुआत में, और फिर इसी टॉपिक को और ज्यादा इन डेप्थ समझना है। तो सोल्यूशन आपको ये तो पता है, बड़ा सिंपल सा आइडिया होता है, एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का। लेकिन अगर कभी भी आप ये बोलेंगे कि सोल्यूशन दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर है तो ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट बात होगी। दरअसल में सोल्यूशन वर्ड जब भी आता है तो दो या दो से ज्यादा चीजें आप जो मिक्स करने वाले हैं, स्ट्रिक्टली इनका मिक्सचर होमोजीनियस होना चाहिए। सोल्यूशन टॉपिक को बाकी मिक्सचर से जो चीज इंपॉर्टेंट बनाती है वो ये छोटा सा वर्ड है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, पहले तो हम इसका एक इंट्यूटिव आइडिया लेंगे और बाद में हम समझेंगे इसके क्वांटिटेटिव आइडिया को। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में आपने दो चीजें जो मिलाई हैं वो पूरे प्रपोर्शन में बराबर बराबर ही मिली हों। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है बट समझने में बड़ी आसान सी है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बोतल परचेज करके लाते हो तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में वो जो ऊपर कोल्ड ड्रिंक है वो जितना स्वीट टेस्ट करती है उतना ही स्वीट टेस्ट उसके बॉटम वाली कोल्ड ड्रिंक का भी होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाली कम मीठी होती है नीचे वाली ज्यादा मीठी होती है। 2 महीने तक या 1 महीने तक हमारे शॉपकीपर के पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई थी तो जो शुगर डिजोल्व थी वो नीचे बैठ गई, नीचे वाला ज्यादा स्वीट टेस्ट कर रहा है, ऊपर वाला कम स्वीट टेस्ट कर रहा है। ऐसा होगा क्या? नहीं। तो अगर ऐसा नहीं होगा इसका मतलब है जो हमारी कोक है या जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक है वो एक्चुअल में हमारी कैसी है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है जो चीजें हमने मिक्स करी हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स है। लेकिन उसी का उल्टा जरा इमेजिन करो, अगर आपने 1 लीटर पानी के अंदर थोड़ी सी चॉक डिसॉल्व कर दी और चॉक डिसॉल्व करके आपने उसे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए रख दिया, तो आप नोटिस करोगे कि जो पानी है उसमें नीचे की तरफ चॉक ज्यादा इकट्ठा हो गई होगी और ऊपर वाले पोर्शन में चॉक कम है। जबकि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या हो रहा था, ऊपर वो जितनी मीठी थी उतनी ही वो बॉटम में मीठी थी, यानी जो शुगर डिसॉल्व हुई थी वो ऊपर भी उतनी हुई थी जितनी वो नीचे डिसॉल्व हुई थी। तो कभी भी जिन कंपोनेंट्स को हम मिक्स कर रहे हैं अगर वो यूनिफॉर्मली मिक्स हुए हैं तो हम बोलते हैं कि वो मिक्सचर होमोजीनियस है। ये दरअसल में होमोजीनियस मिक्सचर की फिजिकल आइडेंटिटी है। और अगर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुई है चीजें तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को एक बात याद रखिएगा, कभी भी सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। सॉल्यूशन बोलने के लिए जिन दो चीजों को हमने मिक्स करा है या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करा है उनका होमोजीनियस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब होमोजीनियस सॉल्यूशन का एक इंट्यूटिव आइडिया तो आपको पता चल गया, लेकिन सॉल्यूशन अगर होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं तो इसका इंट्यूटिव आइडिया तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमें समझ में आ ही गया है, लेकिन इसका जो क्वांटिटेटिव आइडिया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव आइडिया का मतलब क्या है, ये बड़ा फैंसी सा वर्ड जो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए जिन कंपोनेंट्स को हम लोग मिक्स करेंगे उनकी क्वांटिटीज के बीच में
आप यूनिटरी मेथड की हेल्प से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन सिर्फ होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर कर सकते हो, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कर सकते हो, हेटेरोजीनियस के अंदर ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। व्हाट आई मेंट टू से, मेरा कहने का मतलब क्या है, तो उसके लिए एक मिनट इस स्क्रीन पे चलते हैं और इसको समझते हैं लॉजिकली। तो आइडिया समझना, एक बात बता दो, अभी हम लोगों ने ये बात एस्टैब्लिश कर ली कि अगर हम लोग शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हम इसे सॉल्यूशन बोल सकते हैं। हमें कैसे पता? अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, शुगर को अगर वाटर में आप अच्छे से डिसॉल्व कर दोगे तो उसका टॉप वाला पार्ट भी उतना ही स्वीट टेस्ट करेगा जितना उसका बॉटम वाला पार्ट है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब शुगर हर पार्ट में बराबर बराबर डिसॉल्व हुई है। अगर वो नीचे ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी और ऊपर कम, तो वो नीचे वाला पार्ट ज्यादा स्वीट टेस्ट करेगा और ऊपर वाला पार्ट कम स्वीट टेस्ट करेगा। ये बात तो पकड़ में आ रही है? ऐसा नहीं होता, इसका मतलब है शुगर का सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब इसका मैथ की लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। तो अब कहानी ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बीकर के अंदर बहुत सारा वाटर था। कितना वाटर? लगभग मोटा माटी तौर पे मान लो 500 ग्राम वाटर था मेरे पास इस बीकर के अंदर, ठीक है। अब मैंने इस बीकर के अंदर थोड़ी सी शुगर डिसॉल्व करी, कलर चेंज कर लेते हैं शुगर, अरे हम लोगों ने थोड़ी सी शुगर डिसॉल्व करी इसके अंदर, तो शुगर इसमें यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गई। और ये जो मैंने शुगर ऐड करी है, मैं मोटा माटी तौर पे बता दे रहा हूं, ये शुगर मैंने ऐड करी है लगभग लेट्स से 60 ग्राम, और ये शुगर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गई है। यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होने का मतलब है कि अब हम वाटर की क्वांटिटी और शुगर की क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप यूनिटरी मेथड की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो अगर मैंने ये सॉल्यूशन मिक्स करके बना लिया शुगर और वाटर का, इसके बाद एक छोटा सा काम करा कि इस सॉल्यूशन के अंदर से मैंने एक ग्लास से थोड़ा सा सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया और इस सॉल्यूशन में मैंने निकाल लिया मोटा माटी तौर पे 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम वाटर निकाल लिया बेसिकली मैं यहां पर, ठीक है। मैंने ये 100 ग्राम वाटर निकाल लिया। अब जाहिर सी बात है, आप समझदार हो, 100 ग्राम वाटर तो अकेले नहीं निकल के आएगा ना। इस वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व हो चुका है, वाटर के पार्टिकल के बीच में शुगर आ चुका है, तो इस 100 ग्राम वाटर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्या भी निकल आएगा? शुगर भी निकल आएगा। अब मैं इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हूं कि कितना शुगर निकल आएगा। मैंने निकाला क्या है? कैलकुलेट करके वाटर। कैसे निकाला? अरे भाई मेरे पास मेजरिंग डिवाइस होते हैं ना, तो मैंने बस 100 ग्राम उसके अंदर से वाटर निकाल लिया, मैंने देख लिया 100 ग्राम वाटर निकल आया। अब 100 ग्राम वाटर के साथ कुछ क्या भी निकल कर आएगा? शुगर पार्टिकल्स भी निकल कर आएंगे। तो अगर मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कितने शुगर पार्टिकल निकल कर आए, तो इसे नॉर्मल सिंपल से यूनिटरी मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन यूनिटरी मेथड हम तभी लगा सकते हैं जब हम 100% श्योर हो कि यहां पर जो सॉल्यूशन बना है वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। होमोजीनियस सॉल्यूशन पे यूनिटरी मेथड लगेगा क्योंकि हर जगह शुगर बराबर बराबर डिसॉल्व है। ऐसा नहीं कि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है या नीचे कम है ऊपर, नीचे ज्यादा ऊपर कम है। तो बस यूनिटरी मेथड लगा दो। आप सिंपल सी बात क्या बोलोगे यहां पर कि 500 ग्राम वाटर में हमने कितनी शुगर डिसॉल्व करी? 60 ग्राम शुगर। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 1 ग्राम वाटर के अंदर कितनी शुगर डिसॉल्व हो जाएगी? 60/500 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। तो बड़े आराम से बता दो 100 ग्राम वाटर के अंदर कितनी शुगर आएगी? 60/500 इंटू 100 ग्राम। कैलकुलेट तो कर लो, कितनी तो मैथ आती है, कितनी तो आती है ना, ठीक है, इतनी तो मैथ आती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए कि ये जो यूनिटरी मेथड हमने फंक्शन करी है, ये यूनिटरी मेथड आप कब अप्लाई नहीं कर पाओगे? अगर ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस होता, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हो सकता है ऊपर चौक कम होती और नीचे चौक, तो अगर आप ऊपर से 100 ग्राम पानी निकालते तो उसमें चौक कम आती और नीचे से पानी निकालते तो उसमें चौक ज्यादा आती, तो आप यूनिटरी मेथड वहां पर अप्लाई नहीं कर पाते। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और उसमें
जरूरी बात क्या भी ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने जो मिक्सचर बनाया है वो हमेशा होमोजीनियस होगा, और उस होमोजीनियस मिक्सचर में जो चीजें हमने मिक्स करी हैं आपस में, उनकी क्वांटिटी के बीच में हम हमेशा क्या चला सकते हैं, यूनिटरी मेथड की हेल्प से रिलेशन चला सकते हैं। ये हमेशा अलाउड रहेगा। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबली अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये दरअसल में होमोजीनियस मिक्सचर का मैथमेटिकल मीनिंग होता है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम इस चैप्टर के अंदर जितने भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, होमोजीनियस होंगे। यहां तक ये बात समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस आइडिया। चलो, गुड टू हियर। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन के बारे में छोटी मोटी बातें जो आपको पहले से पता है वो मैं फिर से बता रहा हूं कि सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट हम लोग मिक्स करते हैं उनके भी टेक्निकल नेम होते हैं। एक चीज को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट और एक चीज को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे यहां पर सॉल्ट है, सॉल्ट हमारा सॉल्यूट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी अभी मैं बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल सॉल्ट मान लीजिए हमने सॉल्यूट लिया, वाटर ये हमारा सॉल्वेंट है। इन दोनों को जब आपस में मिक्स करेंगे, इन दोनों को जब आप आपस में मिक्स करेंगे थरली, तो हमें मिलेगा सॉल्ट वाटर का एक सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन डेफिनेटली होमोजीनियस होगा। अगर आप किसी भी चीज को सॉल्यूशन बोल रहे हो या इस चैप्टर के अंदर बार बार उस वर्ड में सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप समझ जाना वो पक्का होमोजीनियस होगा, क्योंकि सॉल्यूशन वर्ड होमोजीनियस चीजों के साथ इस्तेमाल होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के साथ वो इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि एक सॉल्यूशन को बनाने में हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होगा ही होगा। तो इसीलिए मास ऑफ सॉल्यूशन जो आप निकालोगे वो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट के सम के हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी, ऑलवेज ट्रू। जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे ये हमेशा क्या रहने वाला है, ट्रू रहने वाला है, ऑलवेज। लेकिन एक बात बता दूं, कई बार जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये सॉल्यूशन हम लोग दो लिक्विड्स को मिक्स करके भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एथिल अल्कोहल और वाटर को भी मिक्स कर सकते हैं, और एथिल अल्कोहल और वाटर को अगर मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया, तो मान लो हम लोगों ने एथिल अल्कोहल लिया 10 ग्राम और वाटर लिया हम लोगों ने 50 ग्राम। ठीक है, चल यहां पर मैं बता रहा हूं, ये बड़ा सिंपल सा आइडिया समझिएगा। जैसे मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में मेरे पास 10 ग्राम एथिल अल्कोहल है, और एक दूसरा कंटेनर है, टेस्ट ट्यूब मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, इसमें मेरे पास 30 ग्राम वाटर है। मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, और मैं आपको एक बात बता दूं, एथिल अल्कोहल को वाटर में मिक्स करने पर होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में मिक्स करूंगा तो मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा एथिल अल्कोहल और वाटर का। तो आप बस अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके मेरे को बता दो इस सॉल्यूशन का मास कितना होगा। W ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने में इंटरेस्टेड हूं, कितना आ जाएगा, 40 ग्राम। बड़े आराम से आपने बता दिया, जिसमें से 30 ग्राम होगा वाटर और 10 ग्राम होगा अल्कोहल। अच्छा, लेकिन एक बात बता दूं, अल्कोहल भी लिक्विड होता है, और ये जो टेस्ट ट्यूब होते हैं, अगर आपको कभी इसी ऐसे आपकी खुशकिस्मती रही हो कि आपने लैब में जाकर देखी हो, तो कई बार टेस्ट ट्यूब के ऊपर वॉल्यूम की मेजरमेंट लिखी होती है। तो मान लो ये जो अल्कोहल वाला टेस्ट ट्यूब था, इसमें वॉल्यूम की मेजरमेंट लिखी हुई थी। रैंडमली बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये जो फैक्चुअल डेटा हो, बस रैंडमली बोल रहा हूं कि मान लो यहां पे लिखा हुआ था 12 ml और वाटर के अंदर लिखा हुआ था 30 ml। तो जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, क्या इसका वॉल्यूम इन दोनों वॉल्यूम के सम के बराबर आएगा? जैसे मास दोनों के सम हो गए, वैसे दोनों को मिक्स करने पर क्या इनके वॉल्यूम भी ऐड हो जाएंगे? भाई जैसे आप नोटिस करो, जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे मान लो आप और आपके सिबलिंग के ने एक ½ लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल शेयर करने का सोचा, और आप उसे परचेज करके लाए और रास्ते में आप पी गए, तो आप क्या करोगे? ये दिखाने के लिए आपने पूरी बोतल लाए, पानी मिला दोगे ना, तो इवेंचुअली वो वापस से ऐड हो जाएगा वाटर और वॉल्यूम बढ़ा देगा। यानी जब आपने कोल्ड ड्रिंक के अंदर वाटर डाला तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप इस 30 ml वाटर के अंदर ये 12 ml अल्कोहल ऐड करेंगे, तो ये दोनों वॉल्यूम ऐड होकर ये अल्कोहल का जो ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये 42 ml बनाएंगे
या इससे ज्यादा बनाएंगे या इससे कम बनाएंगे? ठीक है, तो बिल्कुल सही बात। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 42 ml ही बनेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सोल्यूशन बनाने में हमेशा फॉलो होगा, क्योंकि ना तो मास अपने आप कहीं जाने वाला है और ना ही एक्स्ट्रा मास कहीं से आने वाला है। लेकिन वॉल्यूम जैसी जो चीज होती है ना, वो डिपेंड करती है दो पार्टिकल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। जितनी कम डिस्टेंस होगी वॉल्यूम उतना कम होने लगेगा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी वॉल्यूम उतना ज्यादा होने लगेगा। तो जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो इन पार्टिकल्स के बीच में कई बार वॉल्यूम घट भी जाता है और कई बार वॉल्यूम बढ़ भी जाता है और कई बार सेम भी रहता है। तो इसीलिए वॉल्यूम को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हम, लेकिन मास को ऐड करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये प्रिकॉशनरी बात आपको बता दी है, इसे याद रखिएगा। ये नोट जो आपके सामने लिखा है भाई, ये 7 स्टार नोट है आपके लिए। ये 7 स्टार नोट है। और नोट क्या है कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन हमने सॉल्यूशन के लिए बनाई है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में उनके मास से रिलेशन में, ये वॉल्यूम के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, यानी व्हाट आई मेंट टू से कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये नेसेसरी नहीं है कि इक्वल हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये अगर मैं इक्वालिटी का साइन लगाऊं तो मैं बोलूंगा कि जरूरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है इसका। ठीक है, तो नेसेसरली ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है मेरा बेटा, ये बात याद रखिएगा, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो क्या होगा इसे इस चैप्टर के अंदर ही हम लोग थोड़ा आगे वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसे अच्छे से याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो ये कि सॉल्यूशन को बनाते टाइम जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो हम एक कंपोनेंट को कई बार सॉल्यूट बोलते हैं और एक कंपोनेंट को कई बार सॉल्वेंट बोलते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि सॉल्वेंट क्या चीज है और सॉल्यूट क्या चीज है? तो एक्चुअल में हम लोग सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि रूल्स सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के। सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई अगर कर लिया तो उसके अलावा वाली चीज अपने आप क्या हो जाएगी? सॉल्यूट हो जाएगी। तो सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के दो रूल है। पहला रूल यह है कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। सॉल्वेंट क्या डिटरमाइन करता है? सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट। इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझो। ठीक है, इसे ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए मेरे पास शुगर और वाटर को मिक्स करके मैंने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया। ठीक, अब शुगर सॉल्यूशन सबने देखा है यार, सबने शरबत तो पिया ही है। तो एक बात बताओ, शुगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस में से लिक्विड होता है। इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है? लिक्विड होती है। बहुत बढ़िया। शुगर की फिजिकल स्टेट नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। बहुत बढ़िया। और वाटर की लिक्विड होती है। बहुत बढ़िया। तो अब अगर मुझे पहचानना है कि इन दोनों में से सॉल्वेंट कौन है, तो मैं बस इतना देखूंगा कि ना 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 सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है? मैं बस ये देखूंगा कि इन दोनों में से किसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच कर रही है। तो किसकी फिजिकल स्टेट मैच कर रही है? वाटर की मैच कर रही है। तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। कई बार हमें यह लगता है कि सॉल्वेंट वो चीज होती है जो ज्यादा होगी और सॉल्यूट वो चीज होती है जो कम होगी। ये डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, आपको जूनियर क्लासेस में जरूर बताई जाती थी, लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या? कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से एग्जैक्टली क्या करेगी? मैच करेगी। तो कई बच्चे जो अभी तक मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे समझ भी रहे, तो उन्हें एक डाउट आ रहा होगा कि अगर दोनों चीजें जो हम मिक्स कर रहे हैं ये दोनों सेम फिजिकल स्टेट में हो गई, तो जैसे एथिल अल्कोहल और वाटर को मिक्स करा तो हमें एथिल अल्कोहल का, अच्छा एक बात बता दूं,
किसी भी चीज को वाटर में डिसॉल्व करके अगर आप सोल्यूशन बनाते हो तो सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन उस चीज का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एथाइल अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करा तो बना एथाइल अल्कोहल का एक्वस सोल्यूशन, आप ये भी बोल सकते हो। अब एथाइल अल्कोहल का एक्वस सोल्यूशन भाई साहब ना लिक्विड स्टेट में मिलता है और वाटर भी लिक्विड है और एथिल अल्कोहल भी रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है। अब तो समस्या विकट हो गई। अब समस्या विकट हो गई कि यार सोल्यूशन भी लिक्विड है लेकिन जिन दो चीजों को हमने मिक्स करा है वो दोनों भी लिक्विड है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या लिक्विड है, मतलब क्या चीज सॉल्वेंट है। इसीलिए सॉल्वेंट को फाइंड आउट करने के दो रूल है, एक नहीं। अगर पहला वाला रूल फेल हो जाए यानी आप सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के सेम होने से आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि सॉल्वेंट क्या चीज है, तो आप दूसरे रूल को फॉलो करो कि वो कंपोनेंट जो ज्यादा होगा उसे आप क्या बोल सकते हो, सॉल्वेंट। वो कंपोनेंट जो ज्यादा होगा आप उसे क्या बोल सकते हो, सॉल्वेंट। लेकिन दूसरे वाले रूल को कब फॉलो करना, जब पहला वाला रूल वायलेट हो रहा हो। सबसे पहले वाले रूल से चेक करना है। पहला वाला रूल से अगर जजमेंट ना कर पाओ, जैसे एथिल अल्कोहल और वाटर के केस में हम जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें कौन से स्टेप पे जाना है, सेकंड वाले स्टेप पे, कि जो कंपोनेंट अब ज्यादा होगा वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो इस केस में हमारे पास सॉल्वेंट क्या होगा, ये बताने के लिए जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि किसका अमाउंट कितना था। तो लेट्स से मैंने रैंडमली बोल दिया, जैसे अभी एथिल अल्कोहल अभी पिछला एग्जांपल था, ये 10 ग्राम लिया मैंने और ये कितना लिया, 30 ग्राम। अब कौन सॉल्वेंट हो जाएगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में है। तो भाई हमारा वाटर लार्जेस्ट क्वांटिटी में है और वाटर अगर लार्जेस्ट क्वांटिटी में है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा ये दोनों एग्जांपल जरा नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये एग्जांपल आपको पीडीएफ में एक्चुअल में नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अलग से स्लाइड पे। ठीक है, तो याद कर लेना कि मतलब आप सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। क्लियर है। ऐसा कभी हो सकता है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो सल्यूट से, कभी नहीं हो सकता। क्लियर है ना, ये आइडिया पकड़ में आ गया सारे बच्चों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। और खास तौर पे ये वाला एग्जांपल तो भाई आप बहुत टाइम से देखते आ रहे हो, आपको भी पता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला एग्जांपल जो एथिल अल्कोहल और वाटर का एग्जांपल है, जहां पे हम लोगों ने दोनों चीजें क्या ले रखी हैं, सेम ले रखी हैं, इक्वल ले रखी है। ठीक है, तो ये अगला वाला तो याद ही रहेगा ना। मतलब ये तो इतनी छोटी सी बात है, आपने भले से पहली बार सुनी है लेकिन ये अब आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। ऐसा नहीं कि ये भूलोगे आप, क्योंकि ये है लिटरली बहुत इजी बात है, बस आपको अभी तक फंडामेंटली ये बात पता नहीं थी, मैंने बता दी है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर के अंदर आपको बार बार देखनी पड़ेगी, कई बार क्या होता है किसी भी टॉपिक में ना कुछ लिंग्विस्टिक वर्ड्स आते हैं जो उस चैप्टर से उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और अगर वो हमें ना पता हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसी सिलसिले में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये टर्म आपको इस चैप्टर में बार बार सुनने को मिलेगा, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी तो आपको मतलब पता होता है ना, विच इज कंपोज्ड ऑफ टू। तो खुद अपना दिमाग लगाओ और सोचो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, कि ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनाओ। अच्छा, दो कंपोनेंट में से एक सॉल्यूट हो जाएगा और एक सॉल्वेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सॉल्वेंट रहे और दो सॉल्यूट हो, फिर वो तो बाइनरी नहीं होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूट होगा एंड एक ही हमारे पास सॉल्वेंट होगा। और अभी तक मैंने आपको जितने भी सॉल्यूशन बताए थे, जितने भी लिख के दिखाए थे, वो सारे के सारे बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा वैसे ही समझो, इमेजिन करो कि मान लो एक कंटेनर के अंदर मैंने ऑक्सीजन गैस भी ले ली, नाइट्रोजन भी ले ली, हीलियम भी ले ली। ठीक है, तो पहले एक बात बताओ, इन तीनों को अगर मैंने मिक्स कर दिया तो क्या ये मिक्सचर एक सॉल्यूशन बोला जा सकता है? क्या अगर मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम गैस को एक कंटेनर के अंदर मिक्स कर दिया तो क्या इस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं? आपको सोचना है। तो आंसर है बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एक रूल याद रखना, दो या दो से ज्यादा गैसेस अगर कभी रिएक्ट ना करें तो उनका मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, रैंडमली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। तो अगर गैस, लेकिन याद रखना जब तक गैसेस क्या ना करें, आपस में रिएक्शन ना करें। तो हीलियम कैसी गैस है,
नोबल गैस है, रिएक्ट करती नहीं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी नॉर्मली रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि भाई अपने रूम में अवेलेबल है ना। ऐसा तो नहीं रिएक्शन करके कोई नई चीज बना रही है, कोई पॉइजनस गैस बना रही है, ऐसा नहीं होता। उन्हें रिएक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्मल रूम में अवेलेबल नहीं होती है। तो इन तीनों गैसेस का मिक्सचर डेफिनेटली होमोजीनियस है, तो इन्हें सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस मिक्सचर को क्या बाइनरी सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बाइनरी सोल्यूशन हम इसे कंसिडर नहीं कर पाएंगे। चलो, गुड टू हियर, अगर ये बात पकड़ में आई है। अब देखो, अलग अलग टाइप के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, और सोल्यूशन के जो टाइप होते हैं वो उसके सॉल्वेंट से डिफाइन होते हैं, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट से। जैसे नोटिस करो, पहले तीनों केसेस में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं? गैसियस सोल्यूशन। फिर अगले 3 एग्जांपल्स में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो हम इन्हें बोल रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सॉलिड सोल्यूशन भी हमारे पास होते हैं। अभी तक हमें कॉमन इंट्यूशन होता है कि लिक्विड सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि लिक्विड में चीजें हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। गैस भी सोल्यूशन बना सकते हो, क्योंकि गैस में बहुत इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, उसमें कोई चीजें मिक्स कर सकते हो आप। सॉलिड के भी सोल्यूशन होते हैं, ऐसा भी पॉसिबल। और सॉलिड के अंदर आप गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों चीजें क्या कर सकते हो? डिसॉल्व कर सकते हो। यानी सॉलिड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व कर सकते हो, वो भी होमोजीनियसली। सॉलिड के अंदर गैस भी डिसॉल्व कर सकते हो, और सॉलिड के अंदर आप लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बाकी इसके एग्जांपल तो आपको पता है, गैस का गैस में एग्जांपल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड, कोई भी 2 गैसेस पकड़ लो जो रिएक्शन नहीं करती, उनका जो मिक्सचर बनेगा वो गैस सोल्यूशन हो जाएगा। गैस में अगर लिक्विड आपको डिसॉल्व करना है, लिक्विड सोल्यूट होगा, ठीक है, यानी इस सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट गैस आना चाहिए, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म को अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस में मिक्स करें। क्लोरोफॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर पे एक्चुअल में लिक्विड होता है, तो अगर आप नाइट्रोजन गैस का एनवायरनमेंट क्रिएट करो और उसमें क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व करने लगो, तो धीरे धीरे क्लोरोफॉर्म उसके अंदर अपने आप ही क्या होने लगेगा? डिसॉल्व होने लगेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। ऐसे गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल भी डिसॉल्व हो सकते हैं, जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन जो हमारे कमरे में एयर है, उसमें एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, ये एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है। कहीं पर डस्ट पार्टिकल ज्यादा हो सकते हैं, कहीं पर डस्ट पार्टिकल कम हो सकते हैं। जैसे अर्थ के पास, मतलब आपके फ्लोर के पास डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे, तभी तो फ्लोर पे आपको डस्ट जमा होते हुए दिखाई देती है। रूफ पे दिखाई देती है क्या? नहीं, रूफ, डस्ट तो सब जगह है, तो अगर फ्लोर पे जम रही है तो रूफ पे भी जमे। रूफ पे क्यों नहीं जम रही है? क्योंकि रूफ की तरफ डस्ट पार्टिकल बहुत कम है, और फ्लोर पर एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, और वो सेटल हो जाते हैं। इसीलिए, क्योंकि रूफ पर जो डस्ट पार्टिकल का अमाउंट है वो अलग है, और फ्लोर के पास जो है वो डस्ट पार्टिकल का अमाउंट एयर में अलग है। इसका मतलब है ये एयर एक्चुअल में होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, और होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है तो रूम की एयर को सोल्यूशन कंसिडर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा था ना लेक्चर की शुरुआत में कि आपको ये पता चलेगा कि क्या आप एयर को सोल्यूशन बोल सकते हो या नहीं। तो आप रूम में जो एयर प्रेजेंट है उसे सोल्यूशन नहीं बोल सकते। हाँ, अगर इसके अंदर से सारी डस्ट बाहर निकाल दो और सिर्फ जो गैसेस है उन्हें रखो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, तब जरूर इन्हें क्या बोल सकते हो? आप सोल्यूशन बोल पाओगे। ऐसे ही लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व करोगे तो ऑक्सीजन को वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है। भाई अगर ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी तो एक्वाटिक लाइफ, मरीन लाइफ कैसे सर्वाइव करेगी? भाई मछलियों को भी तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। वो कहां से मिलती है उन्हें? जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई है। यानी इसका मतलब है वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, बहुत कम होती है पर होती है। और आपने इसका और एक और एग्जांपल देखा है, जैसे अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल ओपन करो तो फिज निकलता है। तो अगर कोई इंटरेस्ट लेता है साइंस में तो उसे पता होगा ये फिज एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले से डिसॉल्व करके रख दी जाती है हाई प्रेशर पे। तो जैसे आप ढक्कन खोलते हो, प्रेशर रिलीज होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व थी, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल हो गया। लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हो। लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व करने का बहुत सारे एग्जांपल आपने पढ़े हैं। वाटर के अंदर ग्लूकोज डाल दो, वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दो, वाटर के अंदर शुगर डाल दो, इवन वाटर के अंदर आप यूरिया भी डाल सकते हो। यूरिया आपने सुना होगा एक फर्टिलाइजर है, वो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर आराम से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला बड़े इंटरेस्टिंग केस आते हैं, सॉलिड के अंदर गैस डिसॉल्व कर सकते हो। तो पैलेडियम एक मेटल है, अगर आपको ना पता हो तो इस पैलेडियम मेटल के अंदर हम लोग एक्चुअल में इसके सरफेस पे ना बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज होती हैं, जिनके साथ हाइड्रोजन गैस उसके अंदर क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है। कैसे डिसॉल्व? जैसे स्पंज को अगर आप पानी के अंदर डालो तो स्पंज पानी क्या कर लेता है? सोख लेता है। ऐसे ही पैलेडियम में भी ना ऐसे छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, जगह अवेलेबल होती है, वैकेंसीज होती हैं। तो जैसे ही पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन कॉन्टैक्ट में लाते हो तो हाइड्रोजन उसके अंदर क्या हो जाती है? यूनिफॉर्मली ट्रैप हो जाती है। तो वो क्या बन गया? हमारा सोल्यूशन बन गया, क्योंकि डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं ना।
जब तक कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कोई भी पर्टिकुलर फिनोमेना सॉल्यूशन की डेफिनेशन फॉलो करेगा, तब तक हम उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। भले ही हमारा दिमाग उसे बोले या ना बोले। तो याद रखना, कोई भी चीज अगर डेफिनेशन फॉलो करेगी तो आपको उसे उस कैटेगरी में रखना पड़ेगा। ऐसे ही ये सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व करना, अमलगम ऑफ मर्करी एंड सोडियम। अब देखो, एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, कभी भी मर्करी, सबको पता ना लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी भी मर्करी में कोई दूसरा मेटल आप मिक्स करते हो तो इससे एक मिक्सचर बनता है। ऐसे मिक्सचर को हमेशा बोला जाता है अमलगम। ये अमलगम वर्ड जब भी आप सुनो तो आप समझ जाना, आपने किसी मेटल को मर्करी के साथ क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। अब एक बात बताता हूं, सोडियम को जब आप मर्करी के साथ मिक्स करते हो ना, तो सॉलिड मिक्सचर बनता है। कैसा मिक्सचर बनता है? सॉलिड मिक्सचर, और बिल्कुल होमोजीनियस बनता है। आप जरा समझना, अगर सोडियम को मर्करी के साथ मिक्स करने पर सॉलिड मिक्सचर बन रहा है, तो मिक्सचर की फिजिकल स्टेट कैसी है? सॉलिड। और सॉल्वेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्वेंट उस चीज को बोलेंगे जो दोनों कंपोनेंट्स में जिसकी फिजिकल स्टेट मैच कर जाए मिक्सचर या सॉल्यूशन से। तो सोडियम और मर्करी को मिक्स करने पर मिक्सचर की फिजिकल स्टेट कैसी आ रही है? सॉलिड। तो हम मर्करी जो कि लिक्विड होता है और सोडियम जो कि सॉलिड होता है, इसमें से सॉल्वेंट किसे बोलेंगे? सोडियम को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि सोडियम की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती है। और पता है ये मिक्सचर देखने में कैसे लगता है? आपने कभी आयरन की छीलन देखी है? जैसे अगर कभी फैब्रिकेशन शॉप पे अगर आप गए हो तो, अरे लकड़ी का बुरादा देखा है? इमेजिन करो लकड़ी का बुरादा आयरन जैसी चीज से निकला है। तो ये जो मिक्सचर होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है, छोटे छोटे ग्रैनुअल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे सॉलिड के अंदर सॉलिड भी मिक्स कर सकते हो आप। और जितने भी अलॉय होते हैं, जितने भी अलॉय, वो सारे अलॉय अगर मेटल से ही बने, मतलब सॉलिड से ही बने हैं, तो वो सारे के सारे अलॉयज जो होंगे वो एक्चुअल में क्या होंगे? सॉलिड का सॉलिड में होमोजेनियस सॉल्यूशन होंगे। जैसे आपको पता है ना कि आप आयरन, स्टील अगर बनाना है तो आयरन में थोड़ा सा कोबाल्ट और निकल वगैरह हम लोग ऐड करते हैं। अब आयरन भी सॉलिड है, कोबाल्ट और निकल भी सॉलिड है। इन तीनों को मिक्स करने पर जो अलॉय बनता है वो होमोजेनियस होता है ना। भाई स्टील में ऐसा थोड़ी होता है कि एक साइड पे कार्बन ज्यादा और एक साइड पे निकल, ऐसा होता है क्या? ऐसा दिखता है क्या? नहीं, सारी चीजें आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रही हैं। तो इसका मतलब है वो अलॉय क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो जितने भी अलॉयज आप देखते हो, जो सुंदर अलॉय व्हील है, तो जितने भी अलॉयज आप देखते हो, ये सारे अलॉयज एक्चुअल में क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए हम यूजुअली सॉलिड के अंदर सॉलिड ही डालते हैं, तो इसलिए ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। अब अगर दोनों चीजें सॉलिड है तो जो अलॉय में ज्यादा चीज होगी उसे सॉल्वेंट बोलोगे, जो चीज कम होगी उसे सॉल्यूट बोल दोगे। जैसे स्टील के अंदर आयरन ज्यादा होता है लेकिन कोबाल्ट और निकल थोड़ा सा कम होते हैं, तो आयरन क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और बाकी जो कोबाल्ट और निकल है वो सॉल्यूट। आई होप ये आइडिया पकड़ में आ गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। अब बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक चीजें खत्म सॉल्यूशन की, अब आती है इसके अंदर भाई मैथ। अगली जो चीज हम लोग को पढ़नी है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड विद सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बताना चाहते हैं। तो पहले तो कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या है। कॉन्सेंट्रेशन एक वर्ड है जिसका मतलब बस इतना होता है कि हमें यह बता सकता है कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, कि एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने सॉल्यूट को लगभग कितना इस्तेमाल करा, कम या ज्यादा, और सॉल्वेंट को कितना इस्तेमाल करा, कम या ज्यादा। इस तरह से जैसे यहां पर 3 सॉल्यूशन अलग अलग आपके सामने बने हैं। इन सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने क्या करा, वाटर के अंदर एक कलर्ड मटेरियल डाला। तो आप ये सिर्फ इनके कलर को देख के बताओ कि कौन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बनाने के लिए 1A 2A 3A सबसे ज्यादा कलर्ड मटेरियल मैंने वाटर के अंदर डाला होगा, थर्ड वाले के लिए, और सबसे कम किसमें डाला होगा? 1 वाले में। कलर देख के पता चल रहा है। अच्छा, लेकिन कलर देख के भले पता चल रहा है, लेकिन क्या पता चल रहा है? 1 वाले में कम सॉल्यूट है और 3 वाले में ज्यादा सॉल्यूट है। अच्छा, सॉल्वेंट बराबर ही है क्योंकि देखो सबका लेवल क्या है? बराबर। तो अब हम ऐसा बोलेंगे कि जो थर्ड वाला सॉल्यूशन है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और जो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अच्छा, जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे जब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि कोई पर्सन लंबा है या उसकी हाइट कम है, ये हमेशा रिलेशन में इस्तेमाल कर सकते हो आप।
एब्सोल्यूट कभी नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि अमिताभ बच्चन जी लंबे, उनके लिए आपको कोई रेफरेंस रखना पड़ेगा ना कि अमिताभ बच्चन जी आमिर खान से लंबे, खाली किसी से लंबे थोड़ी है वो, खाली के कंपैरिजन में उनकी हाइट कम है ना, बात समझ रहे। इसी तरह से जब भी आपको ये बोलना है कि कोई सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या कोई सोल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हमेशा आप कोई रेफरेंस अपने दिमाग में रख के बोलते हो। अच्छा वैसे एवरेज हाइट तो अमिताभ बच्चन जी की ज्यादा ही है ना, तो एवरेज हाइट के कंपैरिजन में हमेशा उन्हें क्या बोलोगे, ज्यादा। इसी तरह से आप एक नॉर्मल एवरेज वैल्यू के कंपैरिजन में भी रफली बोल सकते हो कोई सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और कोई सोल्यूशन कम। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसा टर्म है जो हमें एक आइडिया दे सकता है ये बताने में कि सोल्यूशन को बनाने में सल्यूट हमने ज्यादा डाला या कम डाला, और साथ ही साथ ये भी बता सकता है कितना डाला सल्यूट और कितना लिया हमने सॉल्वेंट। तो आप वही मैथमेटिक्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे सबसे सिंपल तरीका पता है क्या होता है? जैसे मान लो अगर आप केमिस्ट्री लैब में, आपको जाने का अब तक तो मौका मिल ही गया, आप 12th में आ गए, 11th में तो गए हो केमिस्ट्री लैब में, तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब के अंदर कई बार, इसका कलर चेंज करते हैं यार, ये दिख नहीं रहा होगा सही से। केमिस्ट्री लैब के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप लैब में गए हो तो बीकर्स के ऊपर लेबल लगे होते हैं। जैसे मान लो बीकर के अंदर NaOH सॉल्यूशन रखा था, तो ऐसे लेबल लिखा होता है NaOH, और यहाँ पे डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ साथ कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। अब हो सकता है कि आज से पहले वो नंबर आप नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन आज के बाद आप वो नंबर भी पढ़ने लगोगे और उनका मतलब भी समझने लगोगे, ठीक है। अच्छा, जो नंबर यहाँ पर ऐसे लिखे होते हैं 30% W/W, या अगर आपने कभी आपका एसिडिटी हुई हो, डाइजीन पिया हो, तो उसके बॉटल के पीछे भी उसमें जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है उनके साथ साथ ये वर्ड लिखे होते हैं, और अगर आज तक नहीं देखे तो आज देख लेना, पीछे लिखे होते हैं। तो ये जो अमाउंट लिखे होते हैं, जो नंबर्स लिखे होते हैं इन सिंबल्स के साथ, ये जो चीजें हैं ये बेसिकली हमें बताती हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। लेकिन इन नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, ये कैसे बताती हैं, उसके बारे में ही हमें समझना है थोड़ा डिटेल में। तो देखो, कॉन्सेंट्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो आपको समझाना क्या चाहता है कि आपको इतना पता चल जाए कि जो सोल्यूशन आपने बनाया है उसमें कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट। तो यार सबसे अच्छी चीज क्या रहेगी? जैसे मान लो ये सोल्यूशन मैंने बनाया था, मैं आपके लैब में काम करता था और मुझे आपके लिए एक सोल्यूशन बनाना था NaOH का, तो मैंने ये सोल्यूशन आप बना के रख दिया। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि भाई सोल्यूशन को बनाने टाइम मैंने क्या करा है, तो मैं ये बता दूं कि मैंने NaOH का एक्वस सोल्यूशन लिया है, तो इस सिंबल से आप क्या समझ जाओगे कि NaOH को वाटर में डिसॉल्व करा है। अच्छा, अब मुझे साथ ही साथ ये भी बताना है कि कितना वाटर लिया और कितना NaOH। तो सबसे बढ़िया तरीका होगा मैं पूरा बता दूं ना कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने 250 ml पानी लिया था और 20 ग्राम NaOH लिया था। तो अगर ये लेबल मैंने इस पर्टिकुलर क्या नाम है बीकर के ऊपर लगा के छोड़ दिया, तो आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बना लोगे ना। और आपको पता है ये होमोजीनियस है, तो इसके बीच में हमेशा क्या चलेगा, यूनिटरी मेथड का रिलेशन चलेगा। तो अगर मान लो आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस सोल्यूशन के अंदर से 10 ml मिक्सचर निकाला, तो उसमें से कितना NaOH आएगा निकाल लोगे ना। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, जिस भी पर्सन ने ये सोल्यूशन बनाया है वो साफ साफ लिख दे कि इसको बनाते टाइम कौन सी चीज कितना इस्तेमाल करी। लेकिन यहीं पर हमारे साइंटिस्टों की खुरापात आ जाती है, वो थोड़े से दिमागी है, स्मार्ट है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को इतनी बेसिक लैंग्वेज में नहीं बनाते, उसमें जबरदस्ती इतनी डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैथ घुसेड़ देते हैं कि वो लिखने में चीज क्या हो जाए छोटी, क्योंकि इतना बड़ा इंफॉर्मेशन लिखने के लिए बहुत जगह भी तो लगेगी। और कई बार जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो वो कई बार टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं। अब टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो लेबल लगाओगे यार, वो बड़ा छोटा सा लेबल ही चिपक पाएगा, तो उसके ऊपर इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे तो छोटी छोटी लिखोगे, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी केमिस्ट हैं, सबको मैथ भी आती है, तो उन्होंने क्या करा, एक ऐसा तरीका सोचा कि यार अगर ये लेबल लगाना पड़े तो छोटे से छोटी लैंग्वेज में हम चीजें लिख पाए, पर समझने वाला क्या कर ले, सब समझ ले, कहते हैं बाल की खाल निकाल ले। तो अब वही बाल की खाल निकालना जो होता है वो हमें समझना है अलग अलग टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। अब हम ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, जो मैथमेटिकल फॉर्मूले हमें ये बताएंगे कि एक सोल्यूशन को बनाने के लिए हमने कितना सॉल्यूट लिया और कितना सॉल्वेंट लिया। तो उस कैटेगरी में सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है मास
परसेंटेज। क्या होता है मास परसेंटेज? तो तरीका आइडिया बड़ा सिंपल है। एक बात बताओ, जैसे ये एग्जांपल मैं बहुत पहले से भी देता आ रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा, आपको सुनना पड़ेगा और इससे आइडिया बड़ा अच्छे से क्लियर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर घर पे आपको खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं दाल और चावल। मैं ऐसा मान रहा हूं एकदम सादी खिचड़ी बना रहा हूं, आपको कुछ और करना नहीं आता है, ठीक है। अगर मैंने दाल चावल वाली खिचड़ी बनाने के लिए 100 ग्राम दाल ली और 200 ग्राम चावल लिए और मैंने बस आपसे इतना पूछा कि मेरे भाई ये बता दो कि मास परसेंट ऑफ चावल कितना है खिचड़ी के अंदर, तो आप क्या करोगे? याद रखना, चावल 200 ग्राम था, दाल 100 ग्राम थी, तो आपको परसेंटेज ऑफ चावल मैंने पूछा तो क्या बोलोगे? मास ऑफ चावल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ खिचड़ी। और अगर मैंने आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ दाल, परसेंटेज ऑफ दाल मास ऑफ दाल डिवाइडेड बाय, बात समझ रहे हो ना? अब एक बात समझो, ये जो मिक्सचर बनते हैं, ये जो होमोजेनियस सॉल्यूशन बनते हैं, ये भी खिचड़ी तो है, बस दाल चावल की बजाय सल्यूट और सॉल्वेंट है। तो अब अगर आपको मास परसेंट सल्यूट का निकालना है, मास परसेंट किसका निकालना है? सल्यूट का, तो उसका फॉर्मूला क्या चलाओगे? मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। बात समझ में आ रही? और एक बात बता दूं, वैसे तो यूजुअली जब सिर्फ मास परसेंट निकालते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि हम सल्यूट के लिए ही निकाल रहे, तो कई बार आप यहां पर सल्यूट लिखते नहीं हो, क्योंकि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मास परसेंट के आगे टर्म नहीं लिखा है तो वो टर्म डेफिनेटली क्या है? सल्यूट है। पर अगर सॉल्वेंट होगा तो वो चीज वहां पर डेफिनेटली लिखी होगी। कि हो सकता है यहां पर आपसे मास परसेंट ऑफ वाटर पूछ ले, या मान लो अगर आपने बेंजीन में कोई चीज डिसॉल्व करी है तो हो सकता है मास परसेंट ऑफ बेंजीन पूछ ले। तो सॉल्वेंट अगर होगा, यानी सल्यूट के अलावा कोई चीज होगी, तो उसका मास परसेंट के आगे उसका नाम भी लिखा होगा। पर अगर मास परसेंट के आगे सॉल्यूशन में कोई नाम नहीं लिखा है तो आप समझ जाना आप स्ट्रिक्टली किसके साथ डील कर रहे हो? सल्यूट के साथ ही डील कर रहे हो। और सल्यूट का मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला, सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सल्यूट है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। मुझे उम्मीद है आइडिया तो क्लियर हो गया। आइडिया क्लियर हो गया तो क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर दो, ठीक है। और मुझे उम्मीद है बड़े आराम से कर लोगे यार, चुटकियों में कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व, मतलब एकदम लाइट की स्पीड से आप सॉल्व कर लोगे। गिवन तो आपको पता चल गया ना कि आपके पास, अच्छा मास को ना हम लोग केमिस्ट्री में W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास ऑफ शुगर कितना है? 20 ग्राम। और मास ऑफ वाटर कितना है? 30 ग्राम, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ शुगर, तो इसे आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, आप इसे पूरा ऐसे लिख सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ शुगर। लेकिन मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में एक ऐसा लॉ होता है जो सारे लॉ को टर्न करता है, और वो क्या है? लॉ ऑफ लेजीनेस। मतलब आप मास परसेंट ऑफ शुगर को ना कई बार ऐसे नहीं लिखते हो, शॉर्ट लैंग्वेज में ऐसे लिखते हो, परसेंटेज W, एक स्मॉल w बनाओगे, फिर स्लैश कैपिटल W। स्मॉल w रिप्रेजेंट करता है सल्यूट को, ये यूनिफॉर्म है सबके लिए, और कैपिटल W रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन को, ठीक है। स्मॉल w रिप्रेजेंट करेगा सल्यूट का मास और कैपिटल W रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन का मास, ठीक है। तो इस तरह से अगर लिख कर आया तो मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज में निकालना है, तो फटाफट आंसर बता दो। ये मास ऑफ सल्यूट 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 50 या 30, मास ऑफ सॉल्यूशन 50 या 30, मास ऑफ सॉल्यूशन 50, वाटर तो 30 है यार, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए तो दोनों चीजें ऐड करनी पड़ी ना, 50, बहुत सही, इनटू 100 निकाल लिया ना, कितना आ गया? 40% बोलना पड़ेगा। मेरे आइडिया पकड़ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब थोड़ी और टेक्निकल चीजों में जाते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल चीज ये आपको केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर के अंदर बहुत बार डील करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्या चीज है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाट डू यू मेंट बाय 15% वेट बाय वेट, इसे ऐसे भी रीड करते हैं, वेट बाय वेट। तो 15% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। अभी यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप सब मेरी केमिस्ट्री लैब का पार्ट थे और मैं उस केमिस्ट्री लैब का टीचर, ठीक है। आज आप मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करने आए
तो मुझे एक्सपेरिमेंट ग्लूकोज के ऊपर कराना था, तो मैंने बहुत सारा ग्लूकोज रख दिया आपके सामने और टंकी भर के पानी रख दिया, ठीक है, टंकी छोड़ो टैंकर भर के रख दिया, और मैंने क्लास से बोल दिया कि एक काम करो, पूरी क्लास सब लोग 15% ग्लूकोज का सोल्यूशन बना के लाओ मास बाय मास। कितना? 15% ग्लूकोज का सोल्यूशन बना के लाओ मास बाय मास। और मैंने ये बोल के मैं चला गया, ये सोच के आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो अगर मैं क्लास में से रैंडमली बोल के चला जाऊं कि भाई जाओ 15% ग्लूकोज का सोल्यूशन बना के लाओ वाटर के साथ, बहुत सारा ग्लूकोज आपके पास रखा है, टैंकर भर के पानी रखा है, तो आप मेरे को बताओ 15% ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाने के लिए आप ग्लूकोज कितना इस्तेमाल करोगे और वाटर कितना इस्तेमाल करोगे? आप 15 ग्राम ग्लूकोज इस्तेमाल करोगे और 85 ग्राम वाटर इस्तेमाल करोगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ये कर लोगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि पूरी क्लास यही कर रही हो? होते ना 2-4 ओवर स्मार्ट, सब 15 और 85 कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। तो कुछ क्या भी कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, 30/170। अगर आपने 30 ग्राम ग्लूकोज लिया और 170 ग्राम वाटर लिया, तब भी तो परसेंटेज जो बनेगा वो 15% बनेगा। तो चेक कर लो भाई, आपका परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ ग्लूकोज की जगह रखो 30, सोल्यूशन का मास इन दोनों का सम हो जाएगा, विच विल बी 200 इनटू 100। 100 से 100 कैंसिल, 2 से 30 कैंसिल, 15 आ रहा है। यानी अगर कोई बच्चा ये कॉम्बिनेशन बैठा लेगा तो भी मैं उसको डांट नहीं सकता, मैं कहूंगा हाँ यार तूने तो 15% ही बनाया। और क्या जरूरी है यही दो कॉम्बिनेशन बने? ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मतलब कोई तो हो सकता है कि आप छोटे से टेस्ट ट्यूब में बनाकर ले आओ 15% सोल्यूशन, या ऐसे छोटे से बीकर में, और कोई गहरा सा टंकर बना के रखा है मैंने, ठीक है, तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भाई वो फैक्ट है, उसने वैल्यू तो वही बनाई ना जो मैंने उससे कही। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो मास परसेंटेज है रेशियो में चल रहा है, और रेशियो तो अलग अलग क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर आप उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसीलिए सारे बच्चों के बीच में यूनिफॉर्मिटी रहे, आप में, मेरे में, सब में। तो अगर आपको सिर्फ ये बोला जाए कि 15% वेट बाय वेट आपको कोई सोल्यूशन बनाना है, तो यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग सबको फॉलो करनी होती है कि परसेंटेज की होल क्वांटिटी होती है 100। तो आप अपने आप ऐसा मान के चलो कि आपको सोल्यूशन 100 ग्राम ही बनाना है, ना ज्यादा ना कम, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए। मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं भाई मेरे को तो 200 ग्राम ही सोल्यूशन बनाना है, तो आपकी मजबूरी होगी, आप इसको इस्तेमाल करो। लेकिन अगर ये कंडीशन आपके ऊपर जबरदस्ती लागू नहीं करी गई है, तो आप क्या करोगे? परसेंटेज की होल क्वांटिटी, क्योंकि कितनी होती है 100, तो आप कितना ही बनाकर चलोगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन 100 ही बनाओगे। अब सोल्यूशन अगर 100 ग्राम लोगे तो 100 में से अपने आप 15 ग्राम क्या हो जाएगा? कैसे हो गया ये? अरे यार ये फॉर्मूला है ना, आप यहां पे वेट की जगह, वेट ऑफ सोल्यूशन की जगह 100 रखो जरा, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, और परसेंटेज कितना दिया है आपको? 15, तो ये 15 किसके बराबर हो जाएगा? वेट ऑफ ग्लूकोज के बराबर। तो जैसे ही आपने सोल्यूशन को 100 ग्राम रखा, तो ये जो परसेंटेज की वैल्यू है ये अपने आप किसकी वैल्यू बन जाएगी? इस केस में ग्लूकोज की, नॉर्मल केस में सल्यूट की, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन 100 ग्राम सोल्यूशन देयर इज 15 ग्राम, सॉरी देयर आर 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 15 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है मेरा बेटा? क्या मेरी बात पकड़ में आ रही? आए ना, बता दो यार पक्का। तो एक बात बता दो, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब आप उन लेबल को पढ़ना अपनी तरफ से क्या कर लोगे? स्टार्ट कर लोगे। अब जैसे बताओ, आप लैब में गए और लैब में एक बीकर के ऊपर ऐसा लेबल लगा हुआ था, 15 नहीं लेते, 15 बार बार लेंगे तो वही हो जाएगा। चल आपकी खुशी के लिए ये ले लिया मैंने, और ये बोल दिया एक्वा सोल्यूशन है। तो इतने छोटे से
सिंबल से आप इस सॉल्यूशन के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो वो बताओ, क्या क्या निकाल सकते हो? इन 100 ग्राम सॉल्यूशन देयर इज 30 ग्राम HCl, तो देयरफॉर 70 ग्राम क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब हमारे साइंटिस्टों ने भले ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट करी, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? अब कोडिंग कितनी छोटी हो गई, और अगर आपको मैथ आती है तो आप इसको अपने आप डिकोड बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतने तक में ही थोड़ी सी जान लगती है, मेहनत लगती है। अब अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो गए तो अब आगे की चीजें बड़े आराम से आप समझ लोगे। लेकिन आगे चलने से पहले बस फिर से एक छोटी सी चीज बताऊंगा। यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड के तौर पे जो सॉल्यूशन का मास है वो 100 ग्राम ही क्यों ले रहे हैं? वो 100 ही क्यों ले रहे हैं? कुछ और क्यों नहीं लिया? 200 क्यों नहीं लिया? 500 क्यों नहीं लिया? कैलकुलेशन इजी हो जाए, एक रीजन है ये। लेकिन सिर्फ ये रीजन नहीं है, मेन रीजन है परसेंटेज की होल क्वांटिटी, यानी परसेंटेज के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी होती है? 100। परसेंटेज हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हो ना, जो भी क्वांटिटी है उसे अपने आप क्या मान लेते हो? 100, फिर बाकी को आप उसी हिसाब से तोड़ देते हो। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया, पक्का ना? इसीलिए होल क्वांटिटी परसेंटेज की 100 होती है, इसीलिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर, जो कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हमेशा कहां आता है? होल क्वांटिटी के लिए आता है ना। यदि एक पिज्जा के 4 टुकड़े करे तो बताओ, अगर आपने 2 पिज्जा खाए तो कितना फ्रैक्शन मिला? तो आप 2/4 बोलते हो ना। तो जो होल क्वांटिटी है उसे कहां रखते हो आप? डिनोमिनेटर में। तो इस होल क्वांटिटी में वेट ऑफ सोल्यूशन है तो ये डिनोमिनेटर में ही लेना है, और परसेंटेज के लिए 100 होती है वैल्यू, तो इसे आपने क्या कर दिया? 100 कर दिया। मास है तो ग्राम में बोल दिया। अब अगर मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं तो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म मुझे उम्मीद है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इसे अनरावल कर पाओगे अपने आप। असल में पढ़ने का असली मजा तभी आता है कि जब आप कनेक्टेड चीजों को, एक चीज को पकड़ लिया तो दूसरी आप अपने आप पकड़ लो। जैसे यहाँ पे अगला परसेंटेज लिखा है मास बाय वॉल्यूम, तो व्हाट डू यू थिंक इसका मीनिंग क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं, ज्यादातर ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये इस्तेमाल करा जाता है तब जब सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, ये तब ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इससे पहले वाला आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों चीजें लिक्विड हो तो भी चलेगा, एक चीज सॉलिड हो एक चीज लिक्विड हो तो भी चलेगा। लेकिन ये परसेंटेज तब ज्यादा यूजफुल होता है जब सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लिक्विड सॉल्वेंट होगा ना तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जगह अच्छी खासी खाली रहेगी, तो उसमें जब आप सॉल्यूट डालोगे ना तो उस लिक्विड के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 1 लीटर पानी एक जग के अंदर ले लिया, उसमें आप 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच 10 चम्मच शुगर डालोगे भी तो उस पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जो शुगर है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में ही अपनी क्या कर ले रही है? जगह बना ले रही है। और अगर उन्हीं खाली स्पेस में जगह बना ले रही है तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इस केस में हम सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम लेंगे उतना ही वॉल्यूम किसका भी होगा? सॉल्यूशन का। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। बाकी फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, क्या चलेगा? अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? देखो, W/V। W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मेरा बच्चा एक रूल याद रखना, एक कंडीशन है, मास स्ट्रिक्टली लेना होगा ग्राम में और वॉल्यूम स्ट्रिक्टली लेना होगा ml में, अनलेस क्वेश्चन में उन्होंने खुद स्पेसिफाई करा। स्टैंडर्ड क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू 100। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर वो परसेंटेज बनेगा। आई होप ये आइडिया पकड़ में आया सारे बच्चों को। तो जरा फटाफट ये क्वेश्चन कर दो जल्दी से सॉल्व। फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ शुगर जब हमने 20 ग्राम शुगर को 200 ml वाटर में डिसॉल्व करा है। तो आप मेरे को एक बात बता दो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम्स। बहुत बढ़िया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या इन दोनों नंबर को ऐड करें जैसे पहले करा था? ऐसा करेंगे क्या? नहीं। अरे दिमाग हमारा बोल रहे हैं ना कि यार ये 200 ml जो वाटर लेंगे, शुगर इसी के बीच में घुस जाएगी तो ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना, मतलब वॉल्यूम में लगभग कोई चेंज नहीं आएगा। और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा तो जो वाटर का वॉल्यूम है वही हम क्या ट्रीट कर सकते हैं?
सोल्यूशन का वॉल्यूम, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन यहां पर हम एक चीज अज्यूम कर रहे हैं कि शुगर को ऐड करने पर वाटर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो अब परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला शुगर का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। आंसर कितना आया? 10%। क्या ये बात पकड़ में आ गई सारे बच्चों को? अब जैसे आपने अभी यहां पर निकाला था 15% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड मीनिंग, ऐसे ही आप निकाल सकते हो 15% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीनिंग। तो जरा इसका मीनिंग बता दो, इसका मीनिंग क्या होगा? 15% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा इन 100 ml solution there is 15 ग्राम सल्यूट है, और सल्यूट कौन सा है? ग्लूकोज। अब आप आराम से सोच के बताओ, मान लो इस कंटेनर के अंदर से मैं ऐसा बोलता कि ये जो कंटेनर है, इन कंटेनर के अंदर जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन है 15% वेट बाय वॉल्यूम। मैंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसके अंदर से ये 100 ml बना हुआ है पूरा, इसके अंदर से मैंने 20 ml सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया। 20 ml सॉल्यूशन मैंने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। अब अगर मैंने 20 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला, तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितना ग्लूकोज होगा? क्या आप मेरे को बता सकते हो इसके अंदर कितना ग्लूकोज होगा? कैसे बता सकते हो? यूनिटरी मेथड चलेगा ना बड़े आराम से। क्या यूनिटरी मेथड? अरे यार ये यूनिटरी मेथड ना, कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या है बेटा? 15 ग्राम ग्लूकोज, और ये सॉल्यूशन होमोजीनियस है, तो यूनिटरी मेथड फॉलो करेगा सॉल्यूट और सॉल्यूशन के अमाउंट के बीच में भी। अच्छा, ये जो यूनिटरी मेथड है ये सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में नहीं, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के अमाउंट के बीच में भी चलेगा। तो 100 ml सॉल्यूशन में 15 ग्राम ग्लूकोज, तो फटाफट बता दो अपने को कितने में निकालना है? 20 ml में। तो 1 ml में कितना हो जाएगा? 15/100 ग्राम। तो हमने कितना निकाला? 20 ml। तो 20 ml में कितना हो जाएगा? 15/100 इंटू 20, ये आया 5 और ये आया 3 ग्राम, सॉरी। तो आंसर कितना हो जाएगा? यानी अगर किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, सुना मेरी बात, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपने इसमें से 20 ml सॉल्यूशन निकाला, पर आपको यह देखना है कि यार इस 20 ml सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज है, तो आपको बस क्या करने की जरूरत है? थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाओ, काम बन गया, पता चल गया ग्लूकोज कितना, 3 ग्राम है। तो आज के बाद से अगर कभी कोई बीमार पड़ा और आपको ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो अगर आपने ग्लूकोज की पूरी शीशी पी ली, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे उसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म देख के कि कितना ग्लूकोज आपके अंदर गया? कर पाओगे ना? कि अब भी नहीं कर पाओगे? इतनी केमिस्ट्री आ जानी चाहिए आपको। ठीक है, चलो अगला जो टर्म है यार, ये है मोलारिटी, और इसके बारे में सुनते आ रहे हैं अपन, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अच्छी जगह पे चीज को खत्म कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ताकि आराम से फ्लो में पढ़ पाए। ठीक है, तो लेकिन करना क्या है? सुन लो, नेक्स्ट क्लास से पहले इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन तुम इकट्ठा कर सकते हो कर लो, और सिर्फ इसके बारे में नहीं, अगली क्लास में हम 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और अगली क्लास में ऑलमोस्ट आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये खत्म हो जाएगा, और फिर इस चैप्टर को और ज्यादा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाला पार्ट है उसकी तरफ धीरे धीरे हम लोग मूव करने लगेंगे। अच्छा 2 मिनट के लिए रुक जाना भाई सब लोग।